हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हमारा आधुनिक काल चल रहा है। आधुनिक काल के बारे में हमने देखा कि जो आधुनिक काल की शुरुआत है वो हमारे भारतेंदु युग से होती है। कहां से होती है? भारतेंदु युग से। और उस भारतेंदु युग के बाद में हमारा जो युग आया वो था द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। और इसके बाद में हमारा है छायावादी युग। छायावादी युग। ये जो आधुनिक काल के ही अलग अलग पार्ट किए गए। भारतेंदु युग और जो आधुनिक काल की जो शुरुआत होती है वो हमारे भारतेंदु युग से होती है और भारतेंदु युग की समय सीमा है वो 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक मानी गई है, जिसको हमने अच्छे से देख लिया। फिर इसके बाद में हमारा द्विवेदी युग प्रारंभ होता है और द्विवेदी युग है वो 1900 से लेकर 1920 तक था। आज जो हमारा है छायावादी युग, और वो छायावादी युग है वो हमारा 1920 से लेकर 36 तक माना गया है। 1936 तक। तो आगे आगे हम इस प्रकार जो हमारे आधुनिक काल के जो पार्ट किए गए हैं अलग अलग, उसको देखते चलेंगे। हमने भारतेंदु युग को अच्छे से देखा और द्विवेदी युग को अच्छे से देखा। कौन कौन सी जो विशेषताएं थी उन दोनों युगों में अलग अलग, यानी जो ये समय सीमा है, ये समय सीमा का निर्धारण करने का मतलब ये है कि जो उनकी जो परिस्थितियां थी, उनकी जो विशेषताएं थी, उनकी रचनाओं में जो झलकती थी, उसके आधार पर जो नया परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के आधार पर ये काल का विभाजन किया गया है। तो भारतेंदु युग है वो हमारे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उनके पर किया गया था, और द्विवेदी युग है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी पर आधारित था। अब हम छायावाद के बारे में देखेंगे, जिसके अंदर जो महत्वपूर्ण हमारे कवि है पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये जो महत्वपूर्ण छायावादी कवि है, जिनको हम एक एक करके अच्छे से देखेंगे और इनकी जो समय सीमा है वो किस प्रकार यहाँ पर मानी गई है वो भी हम देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वैसे वीडियो है प्रत्येक दिन शाम को 5:15 बजे 5:15 पर वीडियो अपलोड हो जाती है, तो आप कंटिन्यू मेरे चैनल पर जुड़े रहे। इसके बाद में हम जो काव्य शास्त्र है, हिंदी व्याकरण है और जो रचनाएं यानी फर्स्ट ग्रेड और संबंधित जो भी सिलेबस है वो पूरा सिलेबस आपको इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अब देखिए जो हमारा छायावादी युग है, उस छायावादी युग का प्रारंभ 1920 से होता है और जो अंत है वो 1936 ईस्वी में होता है। तो देखिए कुछ विद्वानों ने उसको 1918 से माना है और यहाँ पर कुछ ने 1938 तक माना है। तो ये अलग अलग विद्वानों के मत रहे। इनके जो मुख्य जो इनके प्रारंभ का जो रीजन था, प्रारंभ का जो कारण था वो देख लेते हैं हम। एक बार मैं यहाँ पर इरेज करता हूं। अब देखिए 1918 है, हमने देखा है कि 1920 में हमारा जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो काल का निर्धारण किया गया था द्विवेदी युग, वो द्विवेदी युग 1920 में खत्म होता है और खत्म होने का जो मुख्य रीजन था वो था झरना, यानी झरना जो रचना है जो हमारे प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की। तो ये झरना का प्रकाशन था 1918 ईस्वी में, और उसी 1918 में जो झरना का प्रकाशन था उस प्रकाशन के हिसाब से इसके अंदर हमारे को जो झरना है उस झरना में छायावादी झलक देखने को मिलती है, और वो छायावादी झलक देखने को मिलती है। उसी के कारण हमारा 1920 में छायावादी युग है उसकी समय सीमा निर्धारित की गई है, यानी झरना का प्रकाशन हुआ था 1918 में और वहां से छायावादी युग की हमारी स्थापना होती है। 1936 ईस्वी में जो छायावाद युग है उसकी समय सीमा समाप्त होती है। उसके पीछे 1935 में जो जयशंकर प्रसाद है उसकी रचना है कामायनी। वो एक अंतिम रचना है जयशंकर प्रसाद की, जिसके अंदर हमारे को छायावादी झलक देखने को मिलती है। और उसके बाद में हमारा जो आगे का युग है वो प्रारंभ हो जाता है छायावादी युग के बाद में। तो यहां तक की जो समय सीमा 1935 तक की मानी गई है। फिर 1935 में जो कामायनी का प्रकाशन था तो 1936 तक माना गया है। अब 1936 से आगे 1943 ईस्वी तक हमारा कौन सा युग था? प्रगतिवाद युग है। तो उसको भी हम देखेंगे कि 1936 में ऐसी क्या विशेषताएं जो परिस्थितियां पैदा हुई कि उसको फिर हम प्रगतिवाद नाम दिया गया। ठीक।
अब एक बार इसको थोड़ा इरेज करते फिर देखते हैं। अब देखिए छायावादी युग। तो छायावादी युग 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक माना जाता है, जो मैंने आपको बता दिया है। 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक गोविंद पांडे ने माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने 1918 ईस्वी से 1938 तक माना है। तो ये तीन जो काल का विभाजन किया गया ये मोस्ट है, अक्सर पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? जैसे मान लिया आपको पूछे छायावादी युग की समय सीमा, तो 1920 से 1936 तक ये आपको करना है। गोविंद पांडे द्वारा बताई गई छायावाद की समय सीमा है तो 1918 से 1936 तक है, यानी इधर वाला तो उन्होंने 36 ही रखा है, पर यहाँ पर उन्हें 18 ले लिया क्योंकि जो झरना का प्रकाशन है तो ये गोविंद पांडे द्वारा है। डॉक्टर नगेंद्र के बारे में पूछे तो डॉक्टर नगेंद्र ने 1918 से लेकर 1938 तक माना है, ये पूछा जा चुका है डॉक्टर नगेंद्र वाला। तो आपको ये अलग अलग जो समय सीमा है वो आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए जो ये छायावाद की परिभाषाएं हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी है, तो ये परिभाषाएं देख लेते। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये परिभाषाएं आपको अच्छे से याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में ये लाइनें देकर पूछते, निम्न परिभाषाएं सुमेलित नहीं है, तो कहने का मतलब जैसे डॉक्टर नगेंद्र की अलग दे दे, तो ये आपको सारी परिभाषाएं अच्छे से याद रखनी है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा? जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। जयशंकर प्रसाद ने कहा जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। महादेवी वर्मा है, छायावाद तत्वत प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल सर्वात्म वाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उसने कहा छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। अब देखिए यहां से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था इन परिभाषाओं से संबंधित। कैसे आया था? जैसे सारों की जो परिभाषाएं हैं वो सेम ही दे रखी थी। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको फर्स्ट ग्रेड का जो लेवल है उस लेवल के हिसाब से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या आया था, जैसे डॉक्टर नगेंद्र है इसकी परिभाषा लिखी हुई है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसकी परिभाषा लिखी हुई है, जयशंकर प्रसाद इसकी परिभाषा लिखी हुई है और महादेवी वर्मा इसकी परिभाषा लिखी हुई है, यानी चार है बसद, उस चार में इनकी परिभाषाएं लिखी गई है। अब आपको इनमें से पूछा क्या गया था कि निम्न में से असंगत है, यानी का मतलब निम्न में से गलत है। परिभाषाएं सेम ही है, अच्छे से आपको पढ़ के जाना, अच्छे से उसको याद करना है। अब इनमें क्या परिवर्तन किया गया? सिर्फ परिवर्तन इतना सा किया गया था, जब अच्छे से पढ़ के नहीं जाते तब वो गलती हो जाती है। वहां पर लिखा गया था जो छायावाद ना, वहां पर जैसे स्थूल नाम आया और ये सूक्ष्म नाम आया। अब इस सूक्ष्म को तो यहां कर दिया गया था और इस स्थूल को यहां कर दिया गया था। डॉक्टर नगेंद्र छायावाद परिभाषा है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, और परिभाषाएं सारी सेम की सेम ही थी, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं था, सिर्फ इतना ही परिवर्तन था, स्थूल को यहां कर दिया गया, सूक्ष्म को यहां कर दिया गया। अब हम वापिस पढ़ते हैं, छायावाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह। अब अच्छे से पढ़ के नहीं जाते हैं परिभाषा को, तो आपको यही रहता है कि नगेंद्र की परिभाषा तो यही है, स्थूल और सूक्ष्म नाम आ रहे थे। अब वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई सारी परिभाषाएं हमारे को एक जैसी लगती है, तो वहां पर आंसर कौन सा दे, क्योंकि वहां आंसर नहीं दे पाते और वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, यानी छायावाद है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अब इसको दिमाग में सेट कर लेना, कहने का मतलब पहले जैसे आधा आया है, आधा है स्थूल है, स्थूल को पहले रखना है, आधा आया फिर आधा होकर पूरा हो गया, तो पहले आधा आता है फिर ये पूरा आता है। तो इस प्रकार करके आप कर लीजिए, तो स्थूल पहले और सूक्ष्म बाद में, तो ऐसे परिभाषा देकर पूछते, तो अच्छे से आपको याद करना है। और बाकी एक एक आप शब्द पकड़ लीजिए वैसी परिभाषाओं में से, जैसे स्थूल और सूक्ष्म है वो डॉक्टर नगेंद्र की है, फिर आत्मा परमात्मा है रामकुमार वर्मा की है, ठीक है। दूसरी बात जयशंकर प्रसाद, उसमें वेदना पकड़ लीजिए, वेदना जयशंकर प्रसाद की, महादेव वर्मा में उद्गीत पकड़ लीजिए। इस प्रकार एक एक शब्द पकड़ लीजिए तो भी आपको ये याद रह जाएगी।
और वैसे परिभाषा तो आपको पूरी अच्छे से दिमाग में रखनी है। भाई एक एक शब्द पकड़ लीजिए, भाई ये परिभाषा किसकी है। जैसे अकेले पूछ ले आपसे, रामचंद्र शुक्ल ने दो अर्थ समझ लीजिए, जैसे या लिखा दो अर्थों में, तो रामचंद्र शुक्ल है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा छायावाद को स्वतंत्रतावाद कहते हुए कहा है स्वतंत्रतावाद एक विशेष प्रकार की मानसिक चेतना है। नंद दुलारी वाजपेयी, उन्होंने कहा मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो इसमें जो परिभाषाएं, इन परिभाषाओं से संबंधित आपको अर्थ नहीं पूछते हैं। देखिए यहां से आपको जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के पूछे जाएंगे। यहां से आपको क्वेश्चन है वो ऐसे पूछे जाएंगे कि जो ये परिभाषाएं हैं, ये परिभाषाएं मैंने आपको ऊपर बताया कि या तो ये परिभाषाएं देंगे और उस परिभाषाओं का आपको जो सुमेलित नहीं होगी वो पूछेंगे, या इधर एक बार जो ये लेखक है इनके नाम देंगे और इधर है वो परिभाषाएं देंगे, तो आपको मैच करवाएंगे। जैसे मान लिया 1 नंबर 2 नंबर 3 ये 4 इस प्रकार के देंगे। तो जैसे मान लिया डॉक्टर नगेंद्र है, डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा दवाड़े में, तो इस प्रकार के मैच करवाएंगे। इसकी जैसे 2 नंबर वाले में है, इसकी जैसे 3 नंबर वाले में, इसकी ऐसे, तो इस प्रकार मैच करने वाले क्वेश्चन देंगे। या फिर आपको पूछ लेंगे कि डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की परिभाषा है, ये परिभाषा देकर नीचे परिभाषाएं लिखी होगी एबीसीडी में, तो यहां से आपको इनको परिभाषाओं से संबंधित अर्थ नहीं, क्योंकि छायावाद का अर्थ है वो सेम ही है, तो अर्थ नहीं पूछेंगे। और सभी के जो विचार है अलग अलग इन्होंने शब्दों का रूप काम में लिया है, बाकी जो सारे का एक ही अर्थ है, तो आपको इनसे अर्थ नहीं पूछेंगे, आपसे यहाँ से सीधी इनकी परिभाषाएं पूछेंगे। तो आपको अच्छे से दिमाग में ये परिभाषाएं वो सेट करके रखना है। अब छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता, यानी छायावाद शब्द उसका प्रथम प्रयोक्ता कौन था, तो मुकुटधर पांडे, यानी सर्वप्रथम जो छायावाद शब्द है वो मुकुटधर पांडे ने काम में लिया था कि इस काल का नाम हम छायावाद रखेंगे। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता कौन है, तो मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। तो यहाँ पर हमने छायावाद की जो समय सीमा है कहां से कहां तक मानी गई है। दूसरी बात, छायावाद है, उस छायावाद की अलग अलग जो परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई थी वो हमने इसके अंदर देखा। आपने अच्छे से इसको समझा होगा। किसी भी प्रकार का आपको फिर भी कंफ्यूजन रहता है, कोई चीज समझ में नहीं आती, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो भी इसको लाइक करिए, और वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी रहती है तो आप मेरे को उससे अवगत कराइए, आप कमेंट करके बता सकते हो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।